हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ चेक आउट दोज वीडियोस। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं विद एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने का मेन एम है क्या? बेसिकली एटम्स की कंप्लीट ओरिएंटेशन और उसके बारे में जानना कि वो कैसे सिचुएटेड है, उसके अंदर प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम। उस चीज़ को जानने के लिए एटॉमिक मॉडल को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने 3 मॉडल्स जो हमारे आए, इनिशिएशन जिनसे हुआ, उनको हम समझते हैं और फिर फर्दर हम देखेंगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा कि इन सब में आने वाले लिमिटेशन से ही जो आज की हमारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है वो कैसे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको आपने कई बार प्लम्प पुडिंग मॉडल या वाटर मेलन मॉडल इस नाम से भी सुना होगा आपने। तो चलिए उसको ही देखते हैं। तो ये जो मॉडल था ये जे जे थॉमसन ने दिया था। अब जे जे थॉमसन ने और क्या क्या किया है? जे जे थॉमसन ने, आपने पीछे देखा था जब चार्ज टू मास रेशियो निकाला था थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कि वैसे तो कैथोड रे क्या करती, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, पर कितना मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जा रही थी। उस डेविएशन को स्ट्रेट लाइन में लाने के लिए कितना चार्ज नेसेसरी था, कितनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस फॉर्म में अप्लाई करनी थी, उसके थ्रू हमने क्या निकाला था, E/m रेशियो निकाला था ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, वो जे जे थॉमसन ने वर्क किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी थ्योरी में, उनके जनरेशन में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जे जे थॉमसन। तो उसी तरीके से अब उन्होंने अपना मॉडल दिया एटम का। उन्होंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग एटम कैसा है। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप एक बात समझिए कि जैसे आपके पास वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन के अंदर एक ग्रीन कलर का पार्ट आउटर लेयर कवरिंग होती है, दैट इज हार्ड कवर। तो उन्होंने बोला एक एटम की भी इसी तरीके से हार्ड कवरिंग है। और जैसे एक तरबूज के अंदर अंदर रेड पार्ट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है, उसका जो पल्प होता है, एंड दैट पल्प इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम। तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास एटम है उसका मोस्टली जो स्पेस है वो रेड कलर जैसा है, और उसके अंदर जो आपके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो जैसे एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन के अंदर, उसी तरीके से आपके एटम के अंदर जो ये आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी तरीके से एम्बेडेड हैं। यहाँ उसने बोला कि जो ये पल्प, जो रेड कलर का पार्ट है, ये सारा पॉजिटिव पार्ट है, कि पॉजिटिव पार्ट जो है हमारे एटम के अंदर सारे कहीं हैं, और नेगेटिव पार्ट जो है एक बीज की तरह, सीड की तरह, जैसे वाटरमेलन में सीड एम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सीड भी अंदर एम्बेडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं एटम के अंदर। तो उसने क्या बोला कि एक एटम है जो कि स्फेरिकल इन शेप है। आप ये भी बात याद रखेंगे कि जो जे जे थॉमसन है, इन्होंने कहीं ना कहीं एटम की एक पर्टिकुलर शेप भी डिफाइन की। उन्होंने बोला कि एटम है हमारे पास इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक, अलग, या आप उसको सर्कुलर भी बोल सकते थे, पर उन्होंने क्या माना कि जो एटम है उसकी एक स्फेरिकल शेप है, और उस स्फेरिकल शेप का जो रेडियस है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। दैट मीन्स कितना, 1 एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर का आपके पास साइज होता है किसका, एटम का। और न्यूक्लियस का अगर हम साइज पूछें तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये हमारे पास ऑर्डर होता है या फिर साइज होता है किसका, न्यूक्लियस का। ये बात भी उन्होंने बताई कि अब कोई चीज छोटी है तभी तो आपके पास एटम के अंदर आ रही है। आप खुद सोचिए, 10⁻⁻15 मतलब 1/10⁻15 जीरोस तक, और एक है 1/10 ओनली 10 जीरोस तक। तो इसमें तो सिर्फ 10 है और इसमें 15 है, तो छोटी क्वांटिटी ये है। किसी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में ही तो रखा जाता है, तभी तो एटम इनसाइड द जो न्यूक्लियस है वो एटम के इनसाइड क्या करता है, लाई करता है।
आगे उन्होंने क्या बोला कि वो उसकी स्फेरिकल शेप है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि पॉजिटिव चार्ज ये नहीं है कि किसी एक पोजीशन पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है लोकेटेड है। उन्होंने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो लाइक अ वाटरमेलन, वो सारे आपके पास एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, एम्बेडेड है लाइक अ वाटरमेलन, जैसे सीड क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसको क्या बोला गया, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल और जे थॉमसन मॉडल, इस तरीके के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे बताया कि सीड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की तरह है और जो रेड पल्प है उसको क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए अब हमारे पास यूटिलिटी आती है थॉमसन मॉडल की, कि एक थॉमसन मॉडल हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है या यूजफुल है। तो ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन को अगर हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताता तो वो क्या बता रहा होता, वो तो सिर्फ इसके ये एक्सप्लेन कर पाता कि एटम के में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। पर हम क्या देख रहे हैं, एटम इज होल इज क्या है, न्यूट्रल है, उसमें कोई भी एक्सेस में ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इक्वल अमाउंट में दोनों चीजें हैं। तो इसके इस मॉडल से हमें ये पता चला कि जैसे वो पल्प जो रेड है हमारे पास वो सारा पॉजिटिव है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बीच में है ना, जो सीड्स हैं बीच में, वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उस सारे सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं इसकी यूटिलिटी, जो इसकी इंपॉर्टेंस है या इसने जो अच्छा काम किया, इससे जो हमें समझ आया जो कि काफ़ी बेनिफिशियल था, वो क्या था कि ये एटम की जो न्यूट्रल प्रिंसिपल है, कि न्यूट्रलिटी जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। आगे देखिए ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल। अब इसका ड्रॉबैक ये था कि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा है। अब ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक सीड की तरह एक पोजीशन पे है, उसका खुद का अपना स्पिन है या नहीं है, वो रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे है। तो इस बारे में जो ये थॉमसन मॉडल है उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। अब जहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक्स आ जाती हैं तो उनको ओवरकम करने के लिए पक्का को कोई ना कोई और साइंटिस्ट आए होंगे, उनकी कुछ ना कुछ एजम्पशंस रही होंगी। ठीक है, तो अब उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं वाया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से। उससे पहले रदरफोर्ड मॉडल में यूज होने वाली अल्फा रेज आती हैं, इसके लिए आपको अल्फा बीटा गामा रेज होती क्या हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इंट्रोड्यूसिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेज, तो क्या है, अब आप इनके नाम से आपने कुछ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट रेज से आप क्या समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ रेडिएशंस हैं, यहाँ पे रेडिएशंस की बात होने वाली है। तो क्या है ये, देखिए हमारे नेचर में, हमारे पीरियोडिक टेबल तक में ऐसे एलिमेंट्स को अपना अपना पोजीशन ऑक्युपाई उन्होंने किया हुआ है जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से रेडिएशन टाइमली क्या करते हैं, एमिट करते हैं, यानी वो अपने आप को लूज करते जाते हैं विद टाइम, डिके होते रहते हैं ऑन टाइम। उनको आप बोलते हो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और जो उनसे रेडिएशंस निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि जो मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनसे जो निकलने वाली रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं ना। तो जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो खुद को ही डिके करते रहते हैं विद टाइम। उनका जो लाइफ टाइम होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि वो अपने जहाँ जिस भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद वो खुद ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। और क्यों डिसअपेयर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती रहती हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए जो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हमारे पास आ रही हैं वो रेडिएशन क्या होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स, उनमें होते हैं बीटा पार्टिकल्स, और गामा रेज कंटेनिंग गामा है, वो तो एक तरीके से हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। देखिए अब पहले सबसे पहले गामा रेज को ही देखते हैं। गामा रेज क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं। इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, ओनली क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म होती हैं, क्या,
गामा रेडिएशन। इन गामा रेडिएशन को कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी में भी यूज़ किया जाता है, जो कि आप क्या करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। अब देखिए, आप कैंसर ट्रीटमेंट में कैंसर वाली जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको हाई पेनिट्रेटिंग पावर चाहिए, भेदने की क्षमता बहुत ज़्यादा चाहिए। और कौन अच्छे से किसी चीज़ के अंदर भेद जाएगा, किसी को पार कर जाएगा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो गामा रेडिएशंस वही रेडिएशन होती हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं होता, बस क्या होती हैं, वो हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं, लाइक एक्स रेज। जैसे एक्स रेज कभी भी किसी पर्सन का आपको देखना हो कि उसके फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं, पैर में हड्डियों का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना हो, या इंटरनल बॉडी का कोई भी आपको पोर्शन देखना है, तो आप वाया एक्सरे उसका यूज़ करते हैं, बिकॉज एक्सरे हैविंग टेंडेंसी टू पास थ्रू आवर बॉडी, पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी गुड। जस्ट लाइक दैम, गामा रेज की जो टेंडेंसी है टू पेनिट्रेट एनीथिंग, वो एक्सरे से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होती है। तो गामा रेज जो है एक तरीके की रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हैं, जो कि हमारे पास कहाँ से, उन सब्सटेंसेस से निकल रही हैं जो कि जिनकी लाइफ टाइम कम है और जिनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोला गया है। अब आगे देखिए, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल तो क्या होते हैं, दीज आर नथिंग बट द हीलियम एटम न्यूक्लियाई। ये हीलियम एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं वही हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल। अब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मान लीजिए वो अपनी नेचुरल फॉर्म में स्टेबल नहीं है, तो वो अपने अंदर से इन अल्फा पार्टिकल्स को निकालता रहेगा और खुद को स्टेबल फॉर्म में लाता रहेगा, क्योंकि हर एक पर जो भी एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, वो बाय डिफॉल्ट इस नेचर में क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है एंड वांट टू गेट स्टेबलाइज। तो अल्फा पार्टिकल्स उन्हीं सब्सटेंस से निकलेंगे जो अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे वाया इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम-2 4 के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो किसी सब्सटेंस में से निकलते हैं ताकि वो खुद को स्टेबलाइज कर सकें। आगे आते हैं बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जैसा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही सेम प्रॉपर्टी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वही सेम क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स। जब कोई सब्सटेंस अपने आप अंदर से एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, तो वो भी एक टाइप का क्या है, आपका रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है। तो अब हमें जो रदरफोर्ड के मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ करना है, दैट इज़ नथिंग बट थ्रू एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन से, या आप बोल सकते हो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली रेडिएशन है, जिसको हमें फर्दर किसी मेटल पे किसी एटम पे जाके स्ट्राइक कराना है, ताकि उस एटम से हमें पता चले कि क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो रेज रिफ्लेक्ट बैक हुई हैं, क्या पास हुई हैं, या कितनी एक एंगल से डिफ्लेक्ट हुई हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन इन रेज की हेल्प से हमें फाइंड आउट करनी है। उससे पहले अगर मैं बात करूं इनके मासेस की, तो अल्फा पार्टिकल में आप खुद देखिए, हीलियम के पार्टिकल हैं, बीटा में इलेक्ट्रॉन है, और गामा का तो कोई मास ही नहीं है। तो मास के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हैवी अल्फा पार्टिकल हैं, देन बीटा हैं, और देन गामा है। तो इनकी अगर किसी चीज़ से पार जाने की या पेनिट्रेट करने की, भेदने की अगर क्षमता देखी जाए, तो इनका मास बहुत ज़्यादा है, ये आसानी से किसी भी चीज़ के पास पार नहीं जा सकती। तो गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर बीटा से ज़्यादा है और बीटा की अल्फा से ज़्यादा है। यानी इनका ऑर्डर अगर हम देखें, इनका ऑर्डर होगा पेनिट्रेटिंग पावर का, कि गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा, देन बीटा और देन अल्फा। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने गोल्ड की फॉयल यूज़ की है, एक थिन फॉयल यूज़ की है हमने गोल्ड मटेरियल की, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करा रहे हैं, और फिर फर्दर ऑब्जर्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, जिसके अंदर से क्या निकल रही हैं, रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस क्या कंटेनिंग है, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल कंटेनिंग रेडिएशंस हैं हमारे पास,
और उन रेडिएशंस को हमने क्या किया, एक थिन फॉइल है बिल्कुल पतली सी, आपके पास बहुत ज़्यादा पतली किस चीज़ की ली है आपने, गोल्ड की ली है फॉइल, और उसको आप इस पे क्या करें, आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। और फिर उससे क्या हो रहा है, जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में किया था कि आपने एक स्क्रीन बना दी थी और स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड के फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी थी, ताकि उस पर कोई भी रेडिएशन आए तो हमें ग्लो शो, हमें पता चले कहाँ कहाँ आपके पास क्या हुए, स्ट्राइक हुई हैं रेडिएशंस। तो आपने क्या नोटिस किया कि कुछ रेडिएशंस तो क्या की हैं, बिल्कुल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो गई हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं, कुछ क्या हो रही हैं, किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो इन सब का रीज़न क्या है, इन सब से क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए ये तो कुछ इस तरीके से सेटअप है। यहाँ ये एक ब्लॉक लिया गया है, लेड का ब्लॉक है, जिसके अंदर से आपने उस ब्लॉक के अंदर से इतनी टेंडेंसी है कि यहाँ अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उससे निकलने वाली रेज कहीं बाहर ना जाएं, सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में मूव करें। क्योंकि देखिए इस पार्टिकल को तो ये नहीं पता ना कि इसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में अपने रेडिएशंस पास करने, वो तो यहाँ भी फेंकेगा, यहाँ भी फेंकेगा, पीछे भी फेंकेगा। तो यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया गया, लेड का ब्लॉक, जो कि उन सारी रेडिएशन को ब्लॉक कर देगा, कहीं और जाने नहीं देगा और सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ में उनको मूव करने देगा। देखिए आप इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि यहाँ से सिर्फ स्ट्रेट लाइन में क्या पास कर सकती है, रेडिएशंस पास कर सकती हैं, और रेडिएशंस क्या करेंगी, इस गोल्ड फॉइल पे जाके स्ट्राइक करेंगी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, कुछ किसी एंगल से डेविएट हो रही हैं, कुछ स्ट्रेटली पास किए जा रही हैं। वो हमें पता चल रहा है वाया यूजिंग फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो अब देखिए हम मेन क्वेश्चन अभी आता है कि यहाँ हमने गोल्ड की फॉइल ही क्यों यूज़ की, और अगर कोई और यूज़ कर लेते तो क्या होता। तो देखिए मेन यहाँ पे आप किसी भी मटेरियल को यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज़ की, इसीलिए इसका नाम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी आया। उन्होंने उस टाइम पे गोल्ड को इसलिए यूज़ किया क्योंकि गोल्ड को एज अ इनर्ट मेटल के नाम से जाना जाता है। आप देखते होंगे जितनी भी गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं नेचर के साथ, वो क्या बोलते हैं, उनमें कोरोजन नहीं आता, वो टाइम के साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकली वो इनर्ट कंसिडर किए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आपका कहीं रेडियो एक्टिव रेडिएशन से आपका गोल्ड जो आपके आप कोई भी अगर अदर मटेरियल लेते तो कहीं ना कहीं टेंडेंसी थी कि वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता। तो उन्होंने इन सभी जो भी कंसिडरेशंस या पॉसिबिलिटीज़ थी जिससे वो रिएक्ट करता उसको ख़त्म कर दिया, और एक ऐसा एलिमेंट वो लेकर के आए जो कि रिएक्ट ही ना करे, दैट इज़ गोल्ड। तो यहाँ गोल्ड की क्या करी गई, फॉइल यूज किया गया है। तो द गोल्ड इज लेस रिएक्टिव मेटल एंड डू नॉट रिएक्ट विद अल्फा रेज बम्बार्डेड ओवर इट, सो वी यूज गोल्ड फॉइल। अब हमने क्या करना है, रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसकी उसकी ऑब्जर्वेशंस देखनी है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, और इन ऑब्जर्वेशन से निकलने वाले जितनी भी पॉइंट्स थे उनसे हमें ये बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन हुई कि एटम का जनरल स्ट्रक्चर है कैसा। तो देखिए सबसे पहले है मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू एटम एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन, कि जितने भी मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या कर गए, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पास कर गए, कहीं इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं किए। अगर मान लो 100% पार्टिकल्स थे तो 80% तो डायरेक्ट सीधे ही निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या, कोई भी चीज़ सीधी पास कब जाएगी, जब उसको बीच में रुकावट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई भी उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, मतलब कोई भी रुकावट नहीं आई। इसका मतलब ये कि एटम जो हैं, ये जो गोल्ड फॉइल है इसमें क्या है, एटम ही तो है गोल्ड के। तो उन गोल्ड के एटम्स में क्या है, स्पेस इतना खाली है कि जो रेज है मोस्टली क्या कर गई हैं, पास कर गई हैं। इससे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सामने आई वो ये कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस है हमारे पास वो क्या है, एम्प्टी है। वो हमारे पास एटम के अंदर जितना भी हमारे पास ऑलमोस्ट स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। कि हमारे पास ये मान लीजिए एटम है, ये कहीं न्यूक्लियस होगा। अब अभी बताया नहीं, इसके आगे फर्दर ऑब्जर्वेशन से हमें ये भी पता चलेगा कि एक
बीच में सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज हैवीली बॉडी है, जिसके कारण वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर रहा है रेडिएशन को, वो हम आगे देखेंगे। पर अभी जो इसकी ऑब्जर्वेशन है उससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एटम के अंदर जो स्पेस है ना इनसाइड, वो ऑलमोस्ट वैकेंट है, बहुत खाली स्पेस है। अगर एटम का ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस तो वैकेंट है, खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे कि जे थॉमसन ने तो बोला था हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, ये बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, खाली है। क्यों? जैसे ही अल्फा रेज गई वो स्ट्रेट पास हो गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो इससे हमें ये समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। देखिए अब सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉयल ऑफ स्मॉल एंगल, कि कुछ जो अल्फा रेज आई वो कुछ छोटे से एंगल से क्या हो गई, डेविएट हो गई, जो सीधा जाना था उससे थोड़ा सा डेविएट होके जा रही है। तो वो डिफ्लेक्शन किस वजह से आया? अब देखिए अल्फा रेज के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिपेल हो रही है, तो वो होता मतलब वहाँ कोई पॉजिटिव होता। पर यहाँ वो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है अपने पाथ से, दैट मीन्स उसको अट्रैक्ट करने वाली कोई चीज़ होगी। और पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पास इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ मूव कर रहे हैं। और बीच में अब आपको क्या पता चलेगा सरप्राइजिंगली, कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो रिबाउंड हो गए हैं। मतलब जैसे ही आपके पास गोल्ड फॉइल पे जाके अटैक किया, वो रिबाउंड हो गए, रिफ्लेक्ट बैक हो गए, आपके पास वो रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, और बहुत सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी एक पोजीशन पे कोई ऐसी चीज़ है जो उसको क्या करे, रिपेल कर रही है। और पॉजिटिव को रिपेल कौन करता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब एटम के सेंटर में कोई ऐसी हैवीली या फिर कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज की स्पीशीज है जो उसको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। इससे हमें ये पता चला कि एक हैवीली चार्ज बॉडी, एक डेंस बॉडी जो है हमारे पास एटम के जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम हमने क्या दिया, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है, जिस वजह से जितनी भी अल्फा रेज आई उसके ऊपर, उसने सबको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। अब देखिए जो स्टेटमेंट थी उससे क्या कंक्लूजन आया, कि क्या हमें पता चला रदरफोर्ड मॉडल से। तो देखिए उससे ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो थॉमसन की तरह ये नहीं है कि सारे जगह लोकेटेड है, सारे कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं। जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम का, वो किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन पे क्या है, डेंस फॉर्म में कंसंट्रेटेड है। और उसी स्मॉल रीजन को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ का मोस्टली स्पेस खाली है, और चारों तरफ कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, जिनकी वजह से अल्फा रेज में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ गया था। देखिए अब मेरे पास क्या हुआ था, जैसे जैसे मान लीजिए इस एटम है, इसके ऊपर ये गोल्ड का कोई एटम है, इसके ऊपर अल्फा रेज आई, तो जैसे उसको बीच में पॉजिटिव मिला, वो क्या कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई। कुछ जो है रेज यहाँ से आई, इसके बिल्कुल पास से आई, तो देखिए इसको थोड़ा सा रिपेल करेंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो यहाँ से आई अब उनको कम डिफ्लेक्शन मिलेगा, और वो सीधी पास, थोड़ा सा टेढ़ा होके ऐसे पास हो जाएंगी। जो जितना दूर जाती जाएंगी वो पास, स्ट्रेट पास होती जाएंगी। जितना इस एटम न्यूक्लियस के पास आएंगी उतना थोड़ा एंगल से डेविएट होएंगी, और उसके बाद मोस्टली स्पेस हमारे पास एटम में फ्री है, तो वो क्या कर जाएंगी, स्ट्रेट पास कर जाएंगी। तो इससे हमें पता चला कि न्यूक्लियस का की पोजीशन कहाँ है, और मोस्टली स्पेस हमारे पास एटम में फ्री है, खाली है। अब इसके जो लिमिटेशंस थी, अब हमें उस पर बात करनी है। देखिए जो हमारे पास मेन चीज़ थी जो रदरफोर्ड ने कंसीडर की थी, वो रदरफोर्ड ये मानते थे कि जैसे आपके पास सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन बीच में होता है, और हर एक क्या बोलते हैं, हमारे पास प्लैनेट सन के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली लाइक दैट, जैसे सन एक हैवीली बॉडी है, एक डेंस बॉडी है, ऐसे ही हमारे पास न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स और जो ये न्यूक्लियस है, इनमें आपस में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ठीक है। यहाँ उसने यही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट में बहुत हाई स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व आउट करते हैं। तो इससे जो है, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन सामने आई रदरफोर्ड की, वो ये थी कि आपने अभी आगे आप फिजिक्स में पढ़ोगे या शायद आपने कभी पढ़ा भी हो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वो मूव करता है तो अपने अंदर से, जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाता है, कि भाई पहले उसकी 30 थी, फिर 40 मीटर पर सेकेंड, 50, 60, 70, क्योंकि देखिए यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड तो डिफाइन नहीं की, उन्होंने सिर्फ बोला कि वो हाई स्पीड में हमारे ऑर्बिट्स में क्या कर रहा है, रिवॉल्व आउट करे जा रहा है। तो अगर वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, अब ये तो नहीं पता ना उसकी स्पीड क्या है, क्या पता वो एक्सेलरेट करता रहे क्योंकि चार्ज पार्टिकल है। अब वो एक्सेलरेट करेगा, अपनी स्पीड को करेगा करेगा। और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, मैक्सवेल ने जिस पे स्टडी किया, वो क्या बोलती है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये रेडिएशंस इमिट करेगा। और पार्टिकल की अगर एनर्जी इमिट आउट हो रही है तो वो स्पाइरल फॉर्म में आते 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 पहले उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, कम होते 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 वो न्यूक्लियस में जा गिरेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ऐसा क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स कहती है, इस पे मैक्सवेल काम करता है। वो क्या बोलते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर फॉर्म में अगर रोटेट करे जा रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज किए जा रहा है, और अपनी एनर्जी लूज करके वो एक पॉइंट पे आगे स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन तो आके न्यूक्लियस में कोलैप्स हो गया, यानी एटम तो सारा कोलैप्स हो गया, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मतलब इस तरीके से अगर एटम ही नहीं है तो फिर मैटर जो हमारी सारी सराउंडिंग है वो कैसे कैसे बनी है। तो ये जो स्टेबिलिटी थी आपकी एटम की, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम थी, उसको आपका रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने ये तो बताया ऑर्बिट में मूव कर रहा है, पर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी फिक्स है कि नहीं, उसकी कम तो नहीं हो रही एनर्जी, स्पीड क्या है उसकी, ऐसा कुछ भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो एटम की जो स्टेबिलिटी थी उसको एक्सप्लेन ना कर पाना इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी, इसीलिए इस मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। एंड फर्दर आया हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ने फिर एक्सप्लेन किया कि इसकी स्टेबिलिटी, ये जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी फिक्स होती है, वो फिक्स एनर्जी ऑर्बिटल्स में क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और भी उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए। तो अब हम देखेंगे आगे बोहर मॉडल ऑफ एटम। उससे पहले आप ये देख सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस जो कि और अच्छे से पॉइंट आउट की गई हैं, किसकी, रदरफोर्ड की। इट सेज नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, उसी टाइम पे और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर आप प्लैंक थ्योरी भी बोल सकते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे जो कि ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे थे। दैट मीन्स कि किसी भी रेडिएशन का, किसी भी जो भी आपके पास रेडिएशन है उनका क्या होता है, ड्यूअल नेचर। अब आपके दिमाग में रेडिएशन सुनते ही क्या आया होगा, वेव्स और पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या है, जो ये कंसिडरेशन आ रही थी कि भाई आपके पास जो वेव्स होती हैं, जो रेडिएशंस हैं, उनका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। पर जो रदरफोर्ड था वो सिर्फ वेव नेचर को तो प्रूव कर पा रहा था, पर पार्टिकल नेचर को प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन थी। एक और लिमिटेशन ये कि अब जो आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कि किसी भी एटम का एक फिल्म ले दे जाती थी, जैसे हम अपना एक्सरे कराने जाते हैं तो हमारी एक्सरे फिल्म बनती है ना, ऐसे ही एटम का एक्सरा इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी जो है हमारा रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए फर्दर और क्या है, मॉडल्स आए जिन्होंने इस पे काम किया। आगे देखते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब हम बोहर और हमारे पास जो बोहर मॉडल है उसको पढ़ें, उससे पहले हम एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन का है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी हैं। पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर अब जब हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आइसोटोप, आइसोबार से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फ्रेंड। तो देखिए, ये आपको पता है कि किसी भी एटम का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है XZA। ये X है किसी भी एटम का सिंबल, A उसका जो उसके ऊपर लिखा गया है इस मास नंबर,
Z जो कि इसके नीचे लिखा गया वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। Z इज डिनोटेड इट्स एटॉमिक नंबर, और Z का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी न्यूट्रल एटम में। ये जो Z है, अगर ये जो हमारे पास एटम की हमने रिप्रेजेंटेशन दिखाई, अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जो Z है वो वही उतने ही प्रोटॉन और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम क्या है, न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो Z से हमें पता चल जाएगा उस एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। जो A होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। अब हमें Z से नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गए, अगर A पता है तो हम न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते, निकाल लेंगे। आगे देखिए, इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशंस आप देखते होंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास नंबर। तो अगर 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी 2 ही होंगे, तभी तो दोनों मिलके 4 बना है। ये सब इसी तरीके से एग्जाम्पल हैं, आप सभी एग्जाम्पल्स में इसी तरह निकाल के देखिए, आपको समझ आएगा। आगे देखिए, अब आया है आपका कॉन्सेप्ट आइसोटॉप्स का। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, उसमें यूज हो रहे थे आपके आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इनमें क्या चीज डिफरेंट रही होगी, इनमें डिफरेंट रहे होंगे आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ, क्योंकि प्रोटॉन्स तो सब में सेम है, अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो जो आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो सब में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए अब एक एग्जांपल, कार्बन 16 12 6 14। तो अब हमारे पास क्या है, अबंडेंस हमारे पास इस वाले कार्बन की कम होती है, इस वाले की एक्सेस अमाउंट में होती है। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आइसोटॉप्स की वो सिमिलर होती हैं। अब आप चाहे इस कार्बन को यूज कीजिए चाहे इस कार्बन को यूज कीजिए, कार्बन जहां रिएक्शन में यूज हो रहा है दोनों एक जैसा ही क्या करेंगे, बिहेवियर शो करेंगे। बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि भाई ये किस पॉइंट पे बॉयल हो रहा है, ये किस पॉइंट पे बॉयल हो रहा है, इसकी करेक्टरिस्टिक कैसी है, ये दिखने में कैसा है, ये दिखने में कैसा है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, इसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, इसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आएगा। जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकली वो रिएक्ट जब किसी से करेंगे तो वो सेम प्रोसेस से करेंगे, बट फिजिकली उन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। आगे देखिए सॉरी, आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी एप्लीकेशन क्या है। जो आइसोटोप्स होते हैं आपने देखा होगा, जो यूरेनियम टाइप का फ्यूल होता है आप जिनको यूज करते हैं एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती हैं उनसे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो कि आपके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज की जा सकती है। तो ये जो कुछ यूरेनियम के क्या है आइसोटोप्स हैं, आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। एक आइसोटोप होता है कोबाल्ट का, जिसको आप यूज कर सकते हो एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन आपने सुना होगा, जब गोइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड में जो है आयोडीन एक्सेस में हो जाता है, जिस वजह से आपको क्या हो जाता है, वो जो एरिया होता है वो सूज जाता है। तो आइसोटोप्स आयोडीन के वहाँ पे उसको एज अ रेमिडियल एक्ट करते हैं, वहाँ उसको रेमिडी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कि किस तरीके से आयोडीन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स को, कोबाल्ट के, यूरेनियम के, और ना जाने बहुत सारे एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में इन ऑफ आइसोटोप्स। देखिए अब हमारे पास आइसोबार्स क्या होते हैं। जैसे टॉप्स में क्या होएगा, जो टॉप वाले होंगे, मतलब जो टॉप वाले होंगे वो डिफरेंट थे। आइसोबार में क्या होगा, जो नीचे वाले होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट, ऊपर वाले सेम होंगे। यानी मास नंबर यहाँ सेम पर एटॉमिक नंबर क्या, डिफरेंट। तो मतलब यहाँ पे आप क्या करो, देखोगे कि एटॉमिक मास जिनका सेम है वो आइसोबार, जिनका नीचे वाला सेम है वो आइसोटॉप्स। देखिए आइसो मीन्स सेम और टॉप मीन्स ऊपर वाला। तो ऊपर वाला इनका बोला तो नाम तो बोल रहा है ऊपर वाला सेम है, पर ऊपर वाला सेम होगा नहीं, होगा कौन, नीचे वाला, जस्ट अपोजिट, ऐसे याद रख लीजिए। आइसोटोन, अब ऐसे एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो।
अब देखिए, एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन सेम है, एक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी एटॉमिक मास सेम है, और एक में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आप देखिए इन दोनों एग्जांपल्स में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। 13 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 7 आता है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है और ये क्या है, प्रोटॉन्स। तो मैं दोनों को माइनस कर दूं तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 14, यहाँ से पता चला है। तो न्यूट्रॉन्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 7। और देखिए आप इसमें अगर आप देखेंगे बेरिलियम में, इस एग्जाम्पल में इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। तो आप देखिए क्या इन दोनों में जो न्यूट्रॉन्स हैं क्या वो सेम है। अब इन दोनों में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन नहीं है, ये आपके पास आइसोटोन्स हैं। तो इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन आइसोटॉप है, कौन आइसोटोन है और कौन आइसोबार है। आइसोटॉप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम, आइसोबार जिनका एटॉमिक मास सेम, और आइसोटोन जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। टॉप मीन्स जिनके आपके एटॉमिक नंबर, नीचे देखिए आप आइसोटॉप्स में नीचे देखिए, आइसोबार्स में ऊपर देखिए, और आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लीजिए। तो अभी के लिए हमारा यही, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, उसकी वर्किंग और उसके क्या क्या हेल्पफुल एरिया थे, हमें क्या क्या उससे इंफॉर्मेशन मिली, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में देखेंगे, और ड्यूअलिटी को कंसिडर करेंगे, और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यूं ही आप वीडियोस को देखते रहिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए आपके जो भी डाउट हैं, ताकि वो क्लियर हो सकें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।